चलो बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे कैल्विन साइकिल। ठीक, हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो अब डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा कि भाई डार्क रिएक्शन में क्या होता है। डार्क रिएक्शन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, यानी C6H12O6। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें एक पूरा आप कह सकते हैं चेन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए बेसिकली 3 तरह का पाथवे इन्वॉल्व होता है, या तो C3 साइकिल, या तो C4 साइकिल, या तो कैम साइकिल। तो सबसे पहला हम लोग C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में पहला है, तो नाम पे ही भाई कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, तो उसका कारण है कि इसको डिस्कवर किया था कैल्विन एंड बेंसन ने। ठीक है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैल्विन एंड बेंसन व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। क्लोरेला एंड सेंडेस्मस जो है ये एक एल्गा है, दोनों इस एल्गा पे काम करते हुए इन्होंने इस आप कह सकते हैं पाथवे की डिस्कवरी की थी, कैल्विन और बेंसन ने। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कैल्विन और बेंसन ने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते हुए ये C3 साइकिल दी थी। तो कौन सा है प्लांट, वो प्लांट क्या था, एल्गा था। कौन सा एल्गा था, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। ये एक क्वेश्चन हो गया जो पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, it is also called C3 cycle because first stable compound is a 3 carbon compound that is 3-phosphoglyceric acid। ये भी मैंने बताया कि भाई जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है इसमें वो एक 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से इस कैल्विन साइकिल को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, पहला स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही बन रहा है इस रिएक्शन में, कैसे पता चला होगा। तो याद करिए, मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाया है कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे के डिफरेंट स्टेप्स का पता लगाने के लिए हम ट्रेसर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेसर एलिमेंट ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसमें पाथवे में इन्वॉल्व आप कह सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। ठीक है, कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट किस वाले रिएक्टेंट के टूटने से बना। और याद करिए रूबेन कैमन हैसिड वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया इसी चैप्टर में। तो रूबेन कैमन हैसिड में रूबेन कैमन हैसिड ने क्या किया था, रूबेन कैमन हैसिड ने ऑक्सीजन जो है निकलता है वाटर के स्प्लिटिंग से, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था यूजिंग O18, ऑक्सीजन का O18 आइसोटोप लेकर के। वैसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड है, इस बात को प्रूव किया गया था ट्रेसर एलिमेंट की मदद से। और उस ट्रेसर एलिमेंट में लिया गया था जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, दैट इज C14। क्लियर है, तो ये सवाल पूछ सकता है। तो व्हाट इज कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल क्यों कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको साइकिल जो है, ये साइकिल को मेमोराइज करना है, इसमें कोई भी मदद नहीं की जा सकती है। ठीक, बस ये है कि साइकिल जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस साइकिल को ऐसे याद करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको 3 बार 4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब चूँकि देखिए स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो पूरी साइकिल बड़ी है। ठीक, पूरी साइकिल को स्टेप वाइज थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो साइकिल शुरू कहाँ से करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ, फिर पूरी साइकिल आपकी बन जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप वहीं से साइकिल उसको बनाते जाइए। देखिए साइकिल की शुरुआत जो करेंगे आप, रूबुलोज 5 फॉस्फेट सबसे पहले आप बना लीजिए। ठीक, रूबुलोज 5 फॉस्फेट आप बना लीजिए। अब ये जो रूबुलोज 5 फॉस्फेट है ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। इसका हम 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसे ड्रा कर लीजिए। तो रूबुलोज 5 फॉस्फेट का 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये 6 मॉलिक्यूल रूबुलोज 5 फॉस्फेट का जो है ये कन्वर्ट होता है रूबुलोज 1,5
बाईफॉस्फेट में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब ध्यान दीजिए कि जब ये रुबलोज 5 फॉस्फेट रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RUBP भी कहते हैं। तो ये RUBP में जो कन्वर्ट हो रहा है, रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें यानी यहाँ देखो फॉस्फेट है, यहाँ बाईफॉस्फेट है, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो उस फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने के लिए देखिए आपको फॉस्फेट ग्रुप चाहिए ना, तो वो फॉस्फेट ग्रुप मिलता है कैसे, ATP का इस्तेमाल करके। देखिए 6 ATP इस स्टेप में कन्वर्ट होता है 6 ADP में। अब जब 6 ADP में कन्वर्ट हुआ तो ये जो 6 फॉस्फेट ग्रुप था, यही 6 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ गया और जुड़ के क्या बना लिया, रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। क्लियर है, जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी रुबलोज 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन कंपाउंड है और उसमें सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप ही तो जुड़ा, तो सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा, तो यानी कार्बन की संख्या पे कोई चेंज नहीं है, यानी RUBP भी क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर है, तो ये आप बना लीजिए दूसरा स्टेप, रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या बनाएंगे आप, मुझे लगता है कि आपने बना लिया होगा, ध्यान दीजिए। अब रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट जो है वो रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट ही C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में CO2 एक्सेप्टर होता है, ये सवाल पूछता है, यही CO2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यानी CO2 एक्सेप्टर इन कैल्विन साइकिल, CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल इज रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट या RUBP, जो आप कहना चाहे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए क्या होता है कि यहाँ एक 5 कार्बन कंपाउंड जो रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है, उसका 6 मॉलिक्यूल हमने लिया, तो कुल कितना कार्बन हो गया, 30 कार्बन हो गया भाई, 6 5 जा 30, 30 कार्बन। अब ये 30 कार्बन यहाँ हो गया और यहाँ से 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया, क्या लिया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो 30 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन, 6 कार्बन, कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो 30 और 6 कार्बन मिल करके रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, किस में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आप बताओ कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल बनेगा भाई, टोटल 36 कार्बन रिस्टोर होना चाहिए, और आपको मालूम है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी उसके 12 मॉलिक्यूल अगर बने तो टोटल 36 कार्बन रिस्टोर हो गया कि नहीं। क्लियर है ना, तो देखिए यहाँ पे यही आपको लिखना है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट मिलके 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। चूँकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। क्लियर है, तो इस प्रोसेस में अगर ध्यान दीजिए आप, तो ये जो रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेता है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, रुबिस्को एंजाइम। यानी ये जो रुबलोज 1,5 बाईफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है, ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, रुबिस्को एंजाइम की मदद से होता है। और रुबिस्को एंजाइम को हम मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ बोलते हैं, क्योंकि हर प्लांट के हर क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को पाया जाता है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है, तो इस रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP ले करके किस में कन्वर्ट हो गया, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है, और इस दौरान देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना, जोड़ रहा है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। इस पहले वाले स्टेप में देखिए क्या हुआ था भाई, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था ना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए इस पहले स्टेप को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। समझते भी जाइए और नोट करते भी जाइए, तो इसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन और इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये जो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड
यानी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ये C3 साइकिल का था। इसका ये जो 12 मॉलिक्यूल हमने लिया था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, ये अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी 12 मॉलिक्यूल 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, देखो यहाँ फिर से डाईफॉस्फो, यानी ये जो 12 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फो का था उसमें डाईफॉस्फो हो रहा, मतलब 12 मॉलिक्यूल में 12 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा, तभी तो भाई ये फॉस्फो से डाईफॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो फिर से याद करिए, जैसे यहाँ फॉस्फोराइलेशन हुआ था वैसे यहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप चाहिए आपको, और फॉस्फेट ग्रुप कैसे मिलेगा? ATP से। जब ये ATP ADP में टूटेगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ, ये 12 फॉस्फेट ग्रुप इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जुड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ भी देखिए सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं, यानी 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी क्या है? एक 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इतना बात समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि देखिए डार्क रिएक्शन में देखिए जो एसिमिलेटरी पावर्स थे, देखिए ATP खर्च हो रहा कि नहीं। यहाँ देखिए 6 ATP यहाँ खर्च हुआ इस पहले फॉस्फोराइलेशन में, और देखिए 12 ATP इस सेकेंड फॉस्फोराइलेशन में खर्च हो गया, यानी कुल अभी तक कितना ATP खर्च हो चुका? 12 यहाँ खर्च हुआ और फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन में 6 ATP खर्च हुआ, यानी कुल अभी तक 18 ATP खर्च कर चुके हैं हम लोग। क्लियर है ना केल्विन साइकिल में? तो आपको भी लास्ट में ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एसिमिलेटरी पावर केल्विन साइकिल में हम खर्च करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है। और जनरली इस प्रोसेस में रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होगा भाई? यानी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्लियर है? इतना बात थोड़ा दिमाग में आप बैठाइए तो आगे की चीज़ हम आपको समझाते हैं। तो अब 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में अगर हाइड्रोजन हमने जोड़ा तो किस में कन्वर्ट हो गया? वो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। यानी आपको चाहिए क्या? हाइड्रोजन चाहिए। ठीक। और वो हाइड्रोजन देखिए कहाँ से मिलता है? वो हाइड्रोजन मिलता है बाई यूजिंग NaDPH2। देखिए ये जो NaDPH2 एसिमिलेटरी पावर बना था, ये NaDPH2 जो लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बना था, वो NaDPH2 जब NaDP में कन्वर्ट होता है तो H2 निकला, हाइड्रोजन निकला, और यही हाइड्रोजन यूज करके 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। यानी 12 मॉलिक्यूल 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 12 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 NaDPH2 खर्च करना पड़ेगा, जिससे 12 हाइड्रोजन निकलेगा, जिसका इस्तेमाल करके 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए इस स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर है? यानी पहला स्टेप क्या था? फॉस्फोराइलेशन। ठीक। फिर दूसरा स्टेप में क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। फिर तीसरे स्टेप में फिर एक बार फॉस्फोराइलेशन हुआ, जिसे हम सेकेंड फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। और चौथे स्टेप में हमने देखा क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या होता है। अब इस प्रोसेस में ये जो 12 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आप देख रहे हो ना, ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में से 10 मॉलिक्यूल का वापस आप कह सकते हैं इस साइकिल में इस्तेमाल होता है फॉर द रीजेनरेशन ऑफ RuBP बाई ए सीरीज ऑफ रिएक्शन, फॉर रीजनरेशन ऑफ RuBP बाई ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है कि कैसे 10 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का RuBP बनाता है। तो याद करिए कि इस प्रोसेस में हम लोगों ने कितना RuBP इस्तेमाल किया था, या
ये देखिए रुबुलोज 5 फॉस्फेट का 6 मॉलिक्यूल यूज़ किया था ना, यानी ये जो 6 मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल किया था वापस ये 6 मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जा रहा है, वापस बन जा रहा है, यानी कहीं भी RUBP या रुबुलोज 5 फॉस्फेट कंज्यूम नहीं हो रहा, खर्च नहीं हो रहा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस आप देखिए, 6 मॉलिक्यूल रुबुलोज 5 फॉस्फेट से हमने शुरू किया और वापस इसको हमने इस साइकिल में दे दिया बाय ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, तो आप देखिए ये जो 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का हमने यूज़ किया, मतलब कितने कार्बन यूज़ किया, 30 कार्बन। और इस 30 कार्बन का इस्तेमाल करके देखिए हम कितने RUBP बनाएंगे, 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 6 RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, तो यानी कुल 30 कार्बन आपने रिकवर कर लिया। इस 30 कार्बन से 30 कार्बन का कंपाउंड यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रुबुलोज 5 फॉस्फेट आपने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। क्लियर है। तो इस तरीके से RUBP का रीजनरेशन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आपको नहीं पढ़ना। तो आप इतना सिर्फ समझ लीजिए कि इस 12 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल तो इस साइकिल में वापस रीजनरेशन ऑफ RUBP में इस्तेमाल हो गया। अब बचा क्या, 2 मॉलिक्यूल। क्या बचा, 2 मॉलिक्यूल। और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल मतलब ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब 6 कार्बन हम यूज कर रहे हैं। तो याद करिए 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज बनाना है। तो देखिए अब इसी 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हम एक ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो आप डायग्राम बनाएंगे वो ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स आप देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। क्लियर है। एक अच्छी बात है कि ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, स्टेप वाइज जो कन्वर्जन है, यही सेम चीज़ रेस्पायरेशन के ग्लाइकोलिसिस में भी आप पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ते हैं, तो इधर से पढ़ते हैं कि ग्लूकोज पहले टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। और इस फोटोसिंथेसिस में देखो इसका उल्टा हो रहा है, इसीलिए चूंकि ग्लाइकोलिसिस का उल्टा हो रहा है इसलिए इस स्टेप को हम ग्लाइकोलेट रिवर्सल भी कहते हैं। मतलब अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया तो ग्लाइकोलिसिस याद हो जाएगा, या आप जब अभी रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलिसिस आप याद करेंगे तो आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट याद रहेगा। ठीक है, तो वही ग्लाइकोलिसिस आपको जो स्टेप्स थे वही लिखना है। और अगर आप सब भूल जाइए तो फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो नहीं पूछना है कि आपको कहीं ड्रा करना है। हाँ, आपको समझना है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में अगर साइकिल बनाने के लिए आए तो आप सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऐसे सीधे यहाँ ग्लूकोज बना दीजिए और लिख दीजिए ग्लाइकोलेट रिवर्सल। ठीक है, ये स्टेप्स चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, या आप ज़रूरी नहीं कि ये लिखें। ठीक है, लेकिन आप जानते रहिए कि ये जो 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का था, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का, इस 12 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल RUBP के रीजनरेशन में खर्च हो गया। 2 मॉलिक्यूल यूज़ करके हम एक ग्लूकोज बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलेट रिवर्सल, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है, जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर ये फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। क्लियर है, जो फूड है। तो आप अगर ग्लाइकोलिसिस कैल्विन साइकिल अगर ध्यान दीजिए तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सोचिए ये कैल्विन साइकिल का पहिया नाच रहा है, ऐसे समझो कैल्विन साइकिल चल रहा है, और इस कैल्विन साइकिल में हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब देखो इस पहिए में आउटपुट क्या निकल रहा है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी C6H12O6 निकल रहा है। यानी ये पहिया लगातार ऐसे नाच रहा है ऐसे ऐसे, और इसमें हम लगातार ये इनपुट रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, और ये आपका यहाँ से लगातार फिनिश्ड गुड यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी को हम C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल कहते हैं। क्लियर है।
तो आप देखिए ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ और 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके देखिए आपको फाइनली ग्लाइकोलेट रिवर्सल से क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। क्लियर है? तो यही आपका C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। अब आपने देखा कि भाई ये जो एक ग्लूकोज है, इस एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना एसिमिलेटरी पावर खर्च हुआ C3 साइकिल में, तो देख लीजिए कितना खर्च हुआ। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ देखिए 12 NADPH2 यहाँ खर्च हुआ, ठीक, 12 ATP यहाँ खर्च हुआ, ठीक, और पहले फॉस्फोराइलेशन में 6 ATP खर्च हुआ था। ये देखिए 6 ATP यहाँ खर्च हुआ था, ठीक है। इस स्टेप में देखिए 6 ATP यहाँ खर्च हुआ था, यानी 6 ATP और 12 ATP कुल कितना हो गया, 18 ATP हो गया, ठीक, और प्लस ये 12 NADPH2, 12 NADPH2। तो ये भी सवाल पूछता है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल होता है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हमने लाइट रिएक्शन में रट्टा लगाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिमिलेटरी पावर की ज़रूरत कैसे है, कहाँ है। और इस 18 ATP और 12 NADPH2 को बनाने के लिए 6 बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है और 6 बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कराना पड़ता है। क्लियर है? तो इतना बात समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। तो चलिए अब एक और ख़ास बात यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये जो ग्लूकोज बना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके जो ग्लूकोज यानी फूड का फॉर्मेशन हुआ, अब ये ग्लूकोज सीधे सीधे या तो रिस्पायरेशन में खर्च हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन होकर के ATP बनती है और ATP का इस्तेमाल करके प्लांट सेल अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को यूज़ करता है, यानी सीधे सीधे रिस्पायरेशन में खर्च होता है। एक तो ये संभावना है। दूसरी संभावना कि मान लीजिए ग्लूकोज को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ठीक है, यानी पौधे में भाई मेन फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में। अब लीफ में ही भोजन बन रहा है और बाकी और हिस्सों में जैसे रूट में भोजन नहीं बन रहा है, तो रूट तक भोजन को पहुँचाना होगा ना। तो लीफ से रूट तक जो भोजन आपको पहुँचाना है, चूँकि रूट जो है भाई सॉइल के अंदर होता है, वहाँ लाइट नहीं पहुँचती है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन भोजन तो चाहिए ना। तो इस लीफ से जो भोजन पहुँचता है रूट तक, और भोजन जो बना रहा है लीफ, वो बना रहा है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज के रूप में रूट तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा तो पता चलेगा ये रिएक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी सुक्रोज के फॉर्म में ये ग्लूकोज लीफ से रूट तक जाता है, यानी पौधे के किसी हिस्से में अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें ग्लूकोज का, तो किस रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में होगा, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है? अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी मान लीजिए ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए फूड, तो जो एक्स्ट्रा फूड है उस एक्स्ट्रा फूड को फॉर फ्यूचर यूज़ पौधा किस रूप में स्टोर कर लेता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये भी हमने बहुत पढ़ा है कि भाई प्लांट सेल में एक्सेस फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वाइल इन एनिमल सेल एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट कैल्विन साइकिल। यही आपकी कंप्लीट कैल्विन साइकिल है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मेन 5 स्टेप में पढ़ना आपका। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, फिर फॉस्फोराइलेशन एक बार फिर होता है। फॉस्फोराइलेशन के बाद फिर क्या है? रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के बाद ग्लाइकोलेट रिवर्सल, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझे रहिए कि इनसे सवाल क्या पूछते हैं, ठीक है। तो वो सवाल आपके सॉल्व होने चाहिए। तो इस टेबल पे बेस्ड, कैल्विन साइकिल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में मैंने कंपाइल किया है। आप एक एक करके एक एक पॉइंट देख लीजिए। ये सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। अगर आपने कैल्विन साइकिल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो समझ लिया है, तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद ब खुद समझ जाओगे। पहला पॉइंट देखिए ये है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 18 ATP और 12 NADPH2 का इस्तेमाल करके, देखो RuBP इस प्रोसेस में डार्क रिएक्शन में कहीं खर्च होता है? नहीं खर्च होता। देखो 6 RuBP यूज़ करके 6 RuBP वापस रिकवर हो गया, लेकिन जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया मेन प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज में,
ठीक। और इसको ग्लूकोज बनाने के लिए आपने देखा कि एसिमिलेटरी पावर्स की ज़रूरत थी, 2 बार फॉस्फोराइलेशन कराना पड़ा था, इसलिए 18 एटीपी की ज़रूरत पड़ी। एक बार रिडक्शन कराना पड़ा था, उस रिडक्शन के लिए हमें 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केल्विन साइकिल के दौरान RUBP कंज्यूम नहीं होता है, ठीक। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इनपुट यूज़ होता है। साथ में इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एसिमिलेटरी पावर चाहिए वो 18 ATP, 18 ATP और 12 NADPH2 है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस डार्क रिएक्शन को समराइज कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। भाई फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? डेफिनेटली 3 कार्बन कंपाउंड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, CO2 एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? RUBP, ठीक है। RUBP या उसे RUDP भी कहते हैं और फुल फॉर्म उसका होता है रुबुलोज बिसफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसे? रुबुलोज बिसफॉस्फेट। यही फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केल्विन साइकिल टेक्स ओनली 1 कार्बन एट ए टाइम। एक्चुअली ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मैंने एक साथ दिखा दिया, एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम करता है। तो केल्विन साइकिल का जो पहिया वो 6 बार घूमता है। ऐसे सोचो कि एक बार घूमा, फिर दोबारा घूमा, फिर तिबारा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 बार जब घूमता है तब एक ग्लूकोज निकलता है, तब एक ग्लूकोज निकलता है। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एक बार पहला कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जब छठवां कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया तो 6 बार जब ये पहिया घूमा केल्विन साइकिल का, तब जाके एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो वही पॉइंट देखिए मेंशन किया है कि केल्विन साइकिल टेक्स ओनली 1 कार्बन एट ए टाइम, सो इट टेक्स 6 टर्न्स ऑफ साइकिल टू प्रोड्यूस 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट मेंशन हो चुके हैं, सिर्फ आप देखिए जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने दे दिया है, आप इसे याद रखिएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन नीड्स, कितनी जरूरत होगी भाई एक ग्लूकोज को बनाने के लिए? 18 ATP एंड 12 NADPH2। 18 ATP 2 बार जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसके लिए चाहिए, और ये 12 NADPH2 किस लिए चाहिए? रिडक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। और ये मिलता है 6 टर्न्स ऑफ जेड स्कीम यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और 6 टर्न्स ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से मिलता है, ठीक। तो जो हमने याद किया था लाइट रिएक्शन में रट्टा लगाया था, वो आपको यहाँ दिख गया कि भाई क्यों एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं रीजनरेशन के दौरान, उसे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ फैक्ट्स कभी कभी पूछ लेते हैं कि उस रीजनरेशन के दौरान 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन और 7 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं इस C3 साइकिल में, ठीक है। तो सबको तो पॉसिबल नहीं याद करना, बस खाली एक कभी कभी आप पूछ लेता है कि जो 2 इम्पॉर्टेंट नाम है वो मैं बता दूं। एक है कि इस प्रोसेस यानी C3 साइकिल के दौरान 7 कार्बन कंपाउंड सीडोहेप्टुलोज बनता है, जो कि लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है। ये पूछा हुआ सवाल है, यानी पूछ सकता है कि केल्विन साइकिल के दौरान कौन सा कंपाउंड है जिसमें 7 कार्बन होते हैं। 7 कार्बन कंपाउंड का नाम बताइए जो केल्विन साइकिल के दौरान बनता है, उसे हम सीडोहेप्टुलोज कहते हैं। आप कहोगे सर ये आप तो बनता हुआ दिखाए नहीं हमें, तो वो बनता है एक्चुअली किस दौरान? रीजनरेशन ऑफ RUBP। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ना, रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP बाई ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो भाई इतना ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इस रिएक्शन को आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि इतना ज़्यादा भी NCERT में नहीं दिया है, मैंने ज़्यादा डिटेल बताया है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप सारे पॉइंट्स इसको जो भी आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितने ATP और NADPH2 की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको याद हो जाएं, इसलिए मैंने खुद ही इसे डिटेल्ड बनाया ऑलरेडी, ठीक है। तो एक इसमें याद रखना आपको सीडोहेप्टुलोज, जो कि एक 7 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन, तो ये तो याद नहीं करना है। 3 कार्बन कंपाउंड आपका 3PGA DHAP, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये तो याद ही है आपको। हाँ, एक और ये 2 नाम, इरिथ्रोज जो है एक 4 कार्बन कंपाउंड यानी C4 कंपाउंड है, और जाइलुलोज और RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये कभी कभी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है। एक बार सीडोहेप्टुलोज पूछा हुआ है
तो आप जानते रहिए कि कैल्विन साइकिल के दौरान 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा बन रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा बन रहा है, 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा बन रहा है, 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा बन रहा है या 7 कार्बन कंपाउंड कौन सा बन रहा है। सिर्फ उनके नाम दिमाग में एक बार रखे रहिए। हालांकि अभी तक सिर्फ सीडो हेप्टुलोज के बारे में पूछा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कंप्लीट हो गया। उससे रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप ध्यान दीजिए कि आपको जो मैंने साइकिल बताया है स्टेप वाइज वही ध्यान रखिएगा कि पहला फॉस्फोराइलेशन, फिर कार्बोक्सिलेशन, फिर कार्बोक्सिलेशन के बाद फिर फॉस्फोराइलेशन, फिर रिडक्शन और फिर ग्लाइकोलेट रिवर्सल। क्लियर है। जहां हमने देखा कि C3 साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की ज़रूरत होती है। कहाँ ज़रूरत होती है ये भी हमने देख लिया। 18 ATP की ज़रूरत पड़ी फॉस्फोराइलेशन करने में, 2 बार फॉस्फोराइलेशन हमने किया। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन में 6 ATP और फिर सेकेंड फॉस्फोराइलेशन में हमने 12 ATP खर्च किया। और ये जो 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ी ये किस में पड़ी, रिडक्शन प्रोसेस में। किस में पड़ी, रिडक्शन प्रोसेस में। क्लियर है। तो ये आपने कैल्विन साइकिल आप कह सकते हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए। अब कैल्विन साइकिल में आपका बचा क्या है, रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। तो इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, अलग से हम लोग पढ़ लेते हैं भाई रुबिस्को एंजाइम को, क्योंकि इससे सवाल पूछता है। पहला इन्फॉर्मेशन है कि रुबिस्को एंजाइम इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। ठीक। दूसरा पॉइंट, रुबिस्को को हम इसका जो फुल फॉर्म होता है रुबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम इसका पूरा नाम है। तो आप देखिए इसके नाम में कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज एंजाइम दोनों कह रहे हैं, यानी ये रुबिस्को, अभी आगे वही बताएंगे आपको कि रुबिस्को जो है ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजिनेशन भी करता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंज्यूम करता है, खर्च करता है, यूटिलाइज करता है और ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम, RUBP, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम रुबिस्को कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद कर लीजिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, इसका एक और नाम है, इसे हम कार्बोक्सी डिसम्यूटेज भी कहते हैं। ठीक, और ये पाया कहाँ जाता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि स्ट्रोमा रीजन जो थिक विस्कस फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट में, उसी में तो डार्क रिएक्शन होता है, तो इसी स्ट्रोमा में ये रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। क्लियर है। फिर ये जो रुबिस्को एंजाइम है, देखिए मैंने बताया कि ये डुअल फंक्शन, बिना पेंदी का लोटा इसे बोलते हैं, याद करने के लिए। ठीक है, बिना पेंदी का लोटा मतलब कि जिधर देखा ढाल उधर लुढ़क गए, जिसकी मेजॉरिटी उसके साथ हो गए, बस ऐसे समझो। तो रुबिस्को जो होता है ये डुअल नेचर का होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो ये रुबिस्को करता है कार्बोक्सिलेशन। ध्यान दीजिए, जब रुबिस्को को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये कार्बोक्सिलेशन करता है, और जब ये कार्बोक्सिलेशन करता है तब ये ग्लूकोज बनाता है, यानी कैल्विन साइकिल परफॉर्म करता है। क्या करता है, कैल्विन साइकिल। लेकिन किसी कारणवश अगर रुबिस्को को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए उसके विसिनिटी में, उसके आसपास, तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो अब ये जो रुबिस्को था, अब भाई ऑक्सीजन की मेजॉरिटी हो गई ना, अब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो इस मेजॉरिटी के साथ ये आ जाता है और ये शुरू कर देता है ऑक्सीजिनेशन। क्या शुरू कर देता है, ऑक्सीजिनेशन शुरू कर देता है। और जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजिनेशन करता है तब वो परफॉर्म करता है फोटो रिस्पायरेशन। क्या परफॉर्म करता है, फोटो रिस्पायरेशन। जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज फोटो रिस्पायरेशन। यानी रुबिस्को जब कार्बोक्सिलेशन करता है तब कैल्विन साइकिल करता है, रुबिस्को जब ऑक्सीजिनेशन करता है तब फोटो रिस्पायरेशन करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस कैल्विन साइकिल का, इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू फोटो रिस्पायरेशन इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है भाई, आपने देखा कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये रुबिस्को के बिना C3 साइकिल नहीं हो सकता है। ठीक है, और रुबिस्को बड़ा आप कह सकते हैं
एक ऐसा एंजाइम है जो बिना पेंदी के लोटे के तरीके से काम करता है, जिसकी मेजॉरिटी हुई उसके साथ हुआ। अगर रुबिस्को को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, मोर CO2 मिलेगा, तो यही रुबिस्को क्या करेगा, कैल्विन साइकिल करेगा। लेकिन अगर इसी रुबिस्को को मोर ऑक्सीजन मिलने लगे तो ये क्या करेगा भाई, ये शुरू कर देगा ऑक्सीजनेशन यानी फोटो रिस्पायरेशन। तो वही कह रहा है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रुबिस्को फोटो रिस्पायरेशन करने लगेगा, और जब फोटो रिस्पायरेशन होगा तो कैल्विन साइकिल नहीं होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनहिबिटरी इफेक्ट जो फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हैं हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का रिड्यूस करना ही क्या कहलाता है, वारबर्ग इफेक्ट। इसको सबसे पहले वारबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिपोर्ट किया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। क्यों हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में फोटोसिंथेसिस घट रहा है, क्योंकि हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रुबिस्को क्या करने लग रहा है, फोटो रिस्पायरेशन। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फोटो रिस्पायरेशन। क्लियर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो रिस्पायरेशन पढ़ेंगे।